मैं ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन एंड ऑन्कोप्लास्टी सर्जन हूँ वोकार हॉस्पिटल मीरा रोड के साथ। मेरी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और यूके के प्रसिद्ध स्टोको ट्रेंट हॉस्पिटल से हुई है। सभी औरतों का मानना रहता है कि अगर ब्रेस्ट में उन्हें कैंसर हुआ है तो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ब्रेस्ट बचाकर कैंसर सर्जरीज करती हूँ और सेम टाइम पे अगर किसी औरत का ब्रेस्ट निकालना भी पड़ता है तो ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन भी करती हूँ। मैडम, ब्रेस्ट कैंसर को बचने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? हम रिकमेंड करते हैं 18 साल की उम्र से सभी औरतों को खुद के ब्रेस्ट की जांच करनी चाहिए, जिसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। 30 साल की उम्र के बाद उन्हें साल में एक बार एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए और 40 साल की उम्र के बाद हर साल उन्हें एक एक्सरे मैमोग्राफी करना चाहिए। ऐसा करने से हम काफ़ी बार ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं। इंडिया के अंदर हम जो प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास औरतें बहुत लेट आती है, इसके लिए हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। अगर हम यही ब्रेस्ट कैंसर्स को जल्दी पिकअप कर सकते हैं तो हमारे पास देश में क्या वोकार हॉस्पिटल में हमारे पास सारी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ है, जिनके साथ हम आगे हमारी महिलाओं को आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी कर सकते हैं। वो नियरली नॉर्मल लाइफ जी सकती है। मैंने मास्टर्स लंदन से की है, सो आई डू लॉट ऑफ कैंसर रिहैबिलिटेशन एज वेल। एंड कैंसर रिहैबिलिटेशन वी सी ऑल द पेशेंट्स जिनको न्यूली डायग्नोज हुआ है कैंसर, एज वेल एज कैंसर सर्जरीज के बाद, एज वेल एज पैलिएटिव केयर जहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, दे आर इन टू दैट एंड स्टेज एंड एंड लाइफ स्टेज इज़ वॉट वी कॉल, एज वेल एज लॉट ऑफ प्रिवेंशन। हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन टेक्निक्स पे काम करते हैं जहाँ पे वी एक्सप्लेन आ पेशेंट्स के कैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रख सकें, कैसे आप काफ़ी सारे कैंसर्स और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से दूर रह सकें। डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि दो टाइप की बीमारियां होती है, एक होती है जो इन्फेक्शन से हो, एक होती है जो नॉन इन्फेक्शन से हो। ये बहुत ही ब्रॉड डिवीजन है। जो इन्फेक्शन से होती है, इन कोविड वी अंडरस्टूड दो प्रिकॉशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट बहुत टाइम बाद कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद भी इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं होते हैं। बट नॉन इन्फेक्शन कंडीशन जो है, इनके आंकड़े बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट ये ग्लोबल बर्डन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ग्लोबल बर्डन माना जाता है। इंडिया में भी इनके परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से होते हैं मोस्ट कॉमनली। फर्स्ट थिंग है हमारा पुअर डाइट, सेकेंड है हमारी फिजिकल लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और रादर फिजिकल इनएक्टिविटी, थर्ड चीज़ स्ट्रेस, फोर्थ चीज़ बुरी आदतें लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंड फिफ्थ चीज़ इज़ जेनेटिक्स। तो ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो मेरा ये बहुत मानना है कि फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रखेंगे, हमारी गाइडलाइन जो है, WHO की गाइडलाइन जो हमें कहती है कि हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कीजिए 30 मिनट ईच, एंड ये एक्सरसाइज मॉडरेट लेवल की हो, जिसमें आप एंड ऑफ 30 मिनट्स आप इस प्रकार की आपको थकान हो। अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं हफ्ते में 5 दिन 150 मिनट पर वीक के लिए, तो यू कैन बी वेरी मच एक्टिव एंड यू कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो आई थिंक इस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन वोकार्ड हॉस्पिटल में हूँ। मेरी स्पेशलिटी ब्रेन एंड स्पाइन ट्यूमर्स की है। ब्रेन एंड स्पाइन के जितने ट्यूमर्स होते हैं उस पर मैंने ऑपरेट करके मुझे स्पेशल इसकी फेलोशिप मिली है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, जहाँ पे मैंने 1 साल सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइन के ट्यूमर्स पे एक्सपीरियंस लिया है। इस तरह की बीमारी के क्या सिम्टम होते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स की मुख्य करके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हेडेक, सिर दर्द होता है, उसके साथ वॉमिटिंग होना, या मिर्गी के दौरे आना, या बेहोश होना, बोलने में तकलीफ़ होना, स्पीच में तकलीफ़ें होती हैं, बीच बीच में शब्द नहीं आते, उच्चारण बराबर नहीं होता, लकवा होना, डबल दिखना, चलने में तकलीफ़ होना, बार बार गिरना, ये सब चीज़ें हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा इरिटेट हो रहा है या ट्यूमर के बढ़ने की वजह से कंप्रेस हो रहा है। दबाव में जो हिस्सा आ जाता है ब्रेन का, उसका वो फंक्शन चला जाता है, या किसी कारण स्वरूप वो कम हो जाता है फंक्शन, और वो उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। सर, कौन से स्टेज पे हम लोग और जो भी पेशेंट है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे ब्रेन ट्यूमर के केसेस में? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के जैसे अलग
अवयवों के स्टेजेस होते हैं, उसी तरह ब्रेन में ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये ग्रेड ग्लायोमा करके जो ट्यूमर होते हैं उस प्रकार के होते हैं। 1 और 2 के जो जिस तरह पे जहाँ जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है ट्यूमर का ब्रेन का, उस हिस्से को क्या वो वहाँ से गठन पूरी तरह से निकाला जा सकता है क्या, वो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। और दूसरा ये है कि वो कितना फैला है, उसका साइज़ कितना है, उस पे सब डिपेंड करता है। जो ग्रेड 4 का जो होता है, और ये अंदरूनी जो इसको हम इलोक्वेंट एरिया बोलते हैं, जहाँ से कि अंदरूनी हिस्सा होता है, जहाँ से ऑपरेशन करके निकाल के पेशेंट को मेजर डेफिसिट होता है यानी पैरालिसिस होता है, तो वहाँ पे वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहाँ पे पूरी तरह से ट्यूमर नहीं निकाला जा सकता। सर, सर्जरी के दौरान ब्रेन लॉस के मतलब मैडनेस के कितने चांसेस रहते हैं आदमी के पागल हो जाने के? पागल होने के ब्रेन का सर्जरी नहीं, देखिए ट्यूमर की वजह से कौन सा ब्रेन का हिस्सा इन्वॉल्व है, जैसे फ्रंटल लोब्स है। पागल मतलब कि कभी कभी पर्सनालिटी में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। मेंटल स्टेटस, वो प्रेशर सिम्टम्स अगर हम हटा लेते हैं तो पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल भी हो सकता है। पागलपन के मतलब कि पर्सनालिटी, हाँ, पर्सनालिटी इनकी थोड़ी चेंज हो सकती है। जैसे कि जो शांत बंदा है वो एग्रेसिव हो सकता है, ज़्यादा बातें करना, ये सब चीज़ें आ सकती है। अनशन बड़बड़ करना, ये सब चीज़ें आ सकती है। लेकिन पूरी तरह से पागलपन बोलेंगे तो वो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है। तो आप जैसे कि क्या मैसेज देना चाहोगे अगर लोगों को, अगर बाई चांस ऐसे सिम्टम्स लगते हैं जैसे आ रहे हैं, तो लोगों को क्या देखिए, करना चाहिए? अर्ली डायग्नोसिस जो होता है पेशेंट का, अगर जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है उस पे निर्भर करता है। अगर अर्ली स्टेज में कोई पेशेंट आता है और इस तरह का ट्यूमर अगर हमको अर्ली आइडेंटिफाई होता है और उसका ऑपरेशन होता है, तो पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकता है। अगर ट्यूमर अच्छा हो, यानी मेनिंजियोमा हो या जो भी ट्यूमर्स है जो नॉन कैंसरस हो, उससे उसका जो फंक्शन लॉस है, अगर कोई ट्यूमर दबा रहा है कोई और उसको लकवा हो गया है, तो अगर ये ट्यूमर निकालते हैं तो उसके लकवे के ठीक होने के भी चांसेस है, बशर्ते कि ये ट्रीटमेंट टाइमली हो और जल्दी हो।